तलवारें जहां सोती रहती है मयानों में, किस्मतें वहां सड़ती है तहखानों में। शोणित के बदले जहां अश्रु बहता है, वो देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है। नमस्कार। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री प्रधानाचार्य महोदय जी, सहयोगी शिक्षक वर्ग और अन्य साथियों, आज बहुत ही गर्व का दिन है कि हमारा देश आजादी के 70वां वर्षगांठ इस अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। तो आप सबको इस अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। ये बात बिल्कुल सत्य है कि भारत के वीरों की तलवारें कभी अपनी मयानों में सोई नहीं रही। इसीलिए तो चाहे शक हो, हूण हो, तुर्क हो, अफगान हो, लोधी हो, तुगलक हो या मुगल, किसी की भी हुकूमत पूरे भारतवर्ष में कभी नहीं रही। इनमें से सबसे बड़ी हुकूमत मुगलों की ही बात करें तो हां, यह सत्य है कि मुगलों ने भारत के एक बड़े हिस्से पर राज किया, लेकिन उनके लिए भी दिल्ली सल्तनत या मुगल साम्राज्य जैसा कोई शब्द किसी मजाक से ज्यादा और कुछ नहीं लगता। साम्राज्य क्या होता है? साम्राज्य था मगध, साम्राज्य था चोलन, चेरा, पांड्या, ये मुगल थोड़ी। सोचो, अगर हम सच में इन मुगलों, लोधियों, खिलजियों के गुलाम रहे होते तो भारतवर्ष से सनातन सभ्यता का नामो निशान मिट गया होता, हिंदू मिट गया होता, हिंदुत्व मिट गया होता, भारत कुछ और हो गया होता। जैसे पर्शिया गुलाम हुआ, ईरान हो गया, मेसोपोटामिया गुलाम हुआ, इराक हो गया, मिस्र जो इतनी महान सभ्यता थी, उसका हाल भी आज हम सबके सामने है। हमने इन लुटेरों को जरूरत से ज्यादा इज्जत दे दी है। हमारे साथ भी इतिहास के द्वारा ये कोशिश की गई है कि हमारे अंदर ये इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स भर दिया जाए कि हम दलित हैं, हम कमजोर हैं। मुगलों के बारे में हमें सैकड़ों पन्ने रटा दिए गए, लेकिन किसी ने हमें यह नहीं बताया कि 7वीं सदी में बप्पा रावल ने ईरान से आए मोहम्मद कासिम को दौड़ा दौड़ा के मारा था। हमें किसी ने यह नहीं बताया कि सन 1327 ईस्वी में महाराजा हमीर सिंह ने उस समय दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को न केवल सिंगोली के युद्ध में हराया था, बल्कि उसे अपनी कैद में 6 महीने तक रखा था। हमें यह नहीं बताया गया कि महाराणा कुंभा ने 1437 ईस्वी में उस समय मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी को बुरी तरह से हराया था। और तो और ये चैप्टर भी हमारी टेक्स्ट बुक से गायब है कि महाराणा सांगा ने एक बार नहीं, 2 बार 1517, 1518 ईस्वी में उस समय दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था। दोस्तों, ये तो सिर्फ मेवाड़ की बात मैंने की, ऐसे अनगिनत किस्से हमारे भारत के इतिहास में दबे हुए हैं जो कभी हमारे इतिहास के पन्नों पर अंकित नहीं हुए। आज मैं ऐसे ही एक महान योद्धा की बात करने जा रहा हूं, जिसका नाम आज हर बच्चा जानता है, लेकिन उनके जीवन के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जी हां, मैं बात करने जा रहा हूं महाराणा प्रताप की। 9 मई को महाराणा प्रताप की जयंती होती है। उस दिन मैंने उनके बारे में बहुत सारी पोस्टें फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया में पढ़ी, और उसी दिन मेरे अंदर ये इच्छा जागृत हुई कि मैं उनके बारे में ज्यादा पढ़ूं। जब मैंने उनके बारे में पढ़ना शुरू किया तो आप हैरान होंगे ये जानकर कि उनके बारे में जो अधिकतर पोस्टें हमने पढ़ी हैं वो गलत हैं, वो मात्र अतिशयोक्तियां हैं, वो मात्र किंवदंतियां हैं, क्योंकि उनके बारे में हमारे इतिहास में ज्यादा कुछ लिखा ही नहीं गया है। उनके बारे में किसने लिखा है तो सारे फॉरेन विजिटर्स हैं। सबसे ज्यादा किसने लिखा है तो कर्नल जेम्स टॉड ने लिखा है अपनी किताब एनल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान में। ये वही किताब है जिसके नाम पर ही राजस्थान को अपना नाम राजस्थान मिला। उनके बारे में किसने लिखा तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा, जो हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह के साथ उस युद्ध का आंखों देखा हाल अपनी किताब मुंतखाब अल तारीख में उसने लिखा है। उनके बारे में किसने लिखा है तो अब्दुल फजल ने लिखा है आईना अकबरी में। हमारे हिंदू में, मतलब हमारे भारतीयों में सिर्फ एक इतिहासकार हुए जिनका नाम है गौरी शंकर प्रसाद ओझा, सिर्फ उन्होंने महाराणा प्रताप के बारे में कुछ लिखा। तो मैं यहां पे आज उनके बारे में बहुत सारी बातें आपसे करना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि महाराणा प्रताप के बारे में जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि महाराणा प्रताप
बहुत बलशाली व्यक्ति थे, 7 फुट 4 इंच के थे, 200 किलो का कवच लेते थे, 150 किलो की तलवार लेते थे, 180 किलो का भाला। ये सारी बातें मिथक हैं, ये सब किंवदंतियां हैं। मैं यहां पे स्पष्ट करता हूं कि महाराणा प्रताप 5 फुट 7 इंच के एक साधारण कदकाठी वाले व्यक्ति थे, जिनके सभी अस्त्र शस्त्रों का कुल वजन मात्र 35 किलो है, जो आज हल्दी घाटी म्यूजियम में रखे हुए हैं। आप इसको गूगल कर सकते हो, और एक लल्लन टॉप ने इसके ऊपर एक बहुत अच्छा वीडियो यूट्यूब पे डाला, आप उसको देख सकते हो। लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है कि महाराणा प्रताप महान नहीं थे। मुझे लगता है कि उनसे बड़ा योद्धा पूरे इतिहास में नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि महाराणा प्रताप उस समय अकबर से लड़ते रहे, अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते रहे, जिस समय ना केवल मेवाड़, ना केवल राजस्थान, बल्कि पूरे उत्तरी भारत के सभी राजे रजवाड़े अकबर के सामने झुक गए थे। वो उनके साथ संधि कर ली थी और उनसे वैवाहिक रिश्ते सबने बना लिए थे। मैं आपको एक एक करके नाम गिनाता हूं। इसकी शुरुआत होती है 1562 से, जब सबसे पहले आमेर, जिसे आज हम जयपुर कहते हैं, वहां के राजा थे भारमल। उन्होंने सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली 1562 में, और उन्होंने सबसे पहले अपनी बेटी हरकूबाई का विवाह, जो आगे चल के जोधाबाई कहलाई, उसका विवाह कहें या निकाह कहें, वो अकबर से करवा दिया था। और अकबर इतना चालाक था कि उसने महाराजा भारमल के पौत्र मानसिंह को अपना सेनापति बनाया, और उन्होंने उसको पहला यह कार्य दिया कि वो सभी राजपूत राजाओं को उनके अधीन लेकर के आए। और आपको हैरानी होगी ये जानकर कि 1573 आते आते 11 सालों के अंदर सिर्फ महाराणा प्रताप को इस लिस्ट से निकाल दें तो सारे के सारे राजस्थान या राजपूताना के सभी शासक अकबर के अधीन थे। उसके बाद अकबर को यह समझ आ गया कि वो राजस्थान पे अपना अधिकार चाहता है, तो उसको सबसे पहले मेवाड़ को फतेह करना पड़ेगा। मेवाड़ उस समय राजस्थान की सबसे शक्तिशाली रियासत थी और उसकी राजधानी थी चित्तौड़। तो 1567, 5 सालों के बाद अकबर ने चित्तौड़ पे आक्रमण किया। लेकिन यहां एक बहुत ही शर्मनाक घटना हुई। महाराजा उदय सिंह, जो महाराणा प्रताप के पिताजी थे, उनको इस आक्रमण की सूचना मिली और वो चुपचाप चित्तौड़ छोड़कर उदयपुर भाग गए। उदयपुर का निर्माण उन्होंने 2 साल पहले एक गोकुंदा की पहाड़ियों में करवाया था, ताकि वहां तक मुगलों की तोपें ना पहुंच सके। आप में से बहुत सारे लोग उदयपुर गए होंगे, तो वो झील के बीच में बनाने का यही कारण था, ताकि वो सुरक्षा की दृष्टि से। लेकिन जाते जाते वो चित्तौड़ का जो कार्यभार था, जो नेतृत्व था, वो अपने सेनापति जयमल सिंह और उसके भांजे फतेह सिंह को दे गए थे। दोस्तों, कहते हैं कि उस समय चित्तौड़ में तीसरा साका हुआ। साका अर्थात आपने पद्मावती में देखा होगा जौहर, तो जौहर सिक्के का एक पहलू था। साका होता है जिस समय अंतिम युद्ध हो, अब जीतने की कोई गुंजाइश ना हो, तो उस समय सारी महिलाएं जौहर करती है बच्चों के साथ, और जितने भी पुरुष थे वो केसरिया करते थे, मतलब शहीदी को प्राप्त करते थे लड़ते लड़ते। तो कहते हैं जयमल सिंह ने और फत्ता सिंह ने इतनी बहादुरी से लड़े कि जयमल सिंह की गर्दन कट गई, लेकिन उन्होंने फत्ता सिंह को अपने कांधे पे बिठा करके 1 घंटे तक युद्ध करते रहे। और जब अकबर ने चित्तौड़ को जीता तो उन्हें वहां पे कुछ नहीं मिला था। उसके बाद चित्तौड़ जीतने के बाद यह रास्ता आसान हो गया। 1567 ईस्वी में झालावाड़, आबू और कोटा, ये तीनों रियासतें अकबर के अधीन आ गई। लेकिन अभी भी पश्चिमी राजस्थान बहुत महत्वपूर्ण था। वहां पे 3 बड़े शासक थे, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण उस समय वहां पे सूखा पड़ता है, और इसका फायदा उठा करके अकबर दिल्ली से जाकर के नागौर जाता है और वहां पे वो नागौर दरबार लगाता है। और उस समय ये तीनों रियासतें जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर अकबर के अधीन हो जाती हैं। फिर 1569 ईस्वी में आबू, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, और 1573 ईस्वी में अंतिम जो रियासत बचती थी मालवा, ये सब की सब रियासतें अकबर के अधीन हो जाती हैं। लेकिन अभी तक इस कहानी में महाराणा प्रताप कहीं नहीं है, क्योंकि महाराणा प्रताप की जो ताजपोशी थी वो 1575 ईस्वी में होती है। महाराजा उदय सिंह जो थे
उनकी सबसे बड़ी रानी के बेटे थे, जयवंता बाई सबसे बड़ी रानी थी, उनके बेटे थे महाराणा प्रताप। उससे छोटी बेटी के बेटे, छोटी रानी के थी लज्जाबाई, उनके बेटे थे शक्ति सिंह। और 9वें नंबर की जो रानी थी उनका नाम था धीर भाई भाटी, उनके पुत्र थे जगमाल। और कहते हैं कि उदय सिंह जो थे वो धीर भाई भाटी से स्नेह ज्यादा करते थे, इसलिए उन्होंने उत्तराधिकारी जो था मेवाड़ का वो जगमाल को बना दिया था। और उसकी जान को कोई खतरा ना हो इसलिए उन्होंने जो बड़े बेटे थे महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह, उनको एक पहाड़ी दुर्ग कुंभलगढ़ भेज दिया था। लेकिन महाराणा प्रताप तो चुपचाप कुंभलगढ़ चले गए, लेकिन शक्ति सिंह ने उसी टाइम बगावत कर ली और वो जाकर के अकबर से मिल गए थे। और 1575 में जब महाराजा उदय सिंह की मृत्यु होती है तो उदयपुर में जाकर के चुंडावत और उस सामंत, चुंडावतों के अलग एक बहुत बड़ी कहानी और एक बहुत बड़ा इतिहास है, वो कभी बाद में बात करेंगे। तो उनके इंटरप्शन से महाराणा उदय सिंह का जो मतलब जो डिसीजन था उसको बदला गया और उस समय महाराणा प्रताप को जो है वो मेवाड़ का राजा घोषित किया गया। और 1 साल के भीतर ही 1576 ईस्वी में उन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध किया था। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्ण, वो हार गए थे। उसकी भी एक अलग कहानी है, क्यों हारे, कैसे हारे। लेकिन उसके बाद उन्होंने हार नहीं मानी, वो गोकुंदा की पहाड़ियों में छिप गए और अगले 2 सालों के बाद भामा शाह की मदद के साथ उन्होंने दोबारा एक नई सेना बनाई और फिर अगले 21 साल तक वो अकबर के साथ लड़ते रहे अलग अलग हिस्सों में। बहुत सारे लोग कहते हैं कि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध हार गए थे। मैं इस बात को कतई नहीं मानता, क्योंकि हल्दी घाटी का युद्ध तो उन युद्धों की सीरीज का पहला हिस्सा था जो हार गए थे। लेकिन 1597 तक आते आते महाराणा प्रताप ने पूरे राजस्थान में, पूरे मेवाड़ के चित्तौड़ को छोड़ करके पूरे मेवाड़ को अकबर के से स्वतंत्र करवा लिया था। यहां पे एक बात कहना और बहुत महत्वपूर्ण है कि महाराणा प्रताप के जीवन में भीलों का बहुत बड़ा योगदान है। जिस समय उन्हें कुंभलगढ़ भेजा गया तो उनकी जो परवरिश थी, जो शिक्षा दीक्षा थी, वो कुंभलगढ़ में राजकुमारों की तरह नहीं हुई, वो वहां के आसपास रहने वाले सभी भीलों के साथ हुई। इसीलिए आप देखेंगे उनके अस्त्र शस्त्रों में इसकी झलक दिखती है, वो तलवारों से ज्यादा भालों का और तीरों का उपयोग करते हैं। और भील उनसे इतना स्नेह रखते थे कि उन्होंने उनका नाम महाराणा कीका रखा था। कीका अर्थात छोटा भाई। और उन्हें कसम खाई थी कि जब तक महाराणा प्रताप जीवित हैं उनकी सुरक्षा जो है वो भील करते रहेंगे। और हल्दी घाटी के युद्ध में भी जो महाराणा प्रताप की चिंदावल टुकड़ी थी, जो पीछे अंगरक्षक होते थे, वो भील ही थे। 3000 भीलों ने साथ दिया था, जिसमें पूरे राजपूताना जो था वो महाराणा प्रताप के अंगेज था, मानसिंह के साथ था। और महाराणा प्रताप भी उनसे स्नेह रखते थे। अंतिम समय में उन्होंने, महाराणा प्रताप ने उनके जो नेता थे, जो उस समय उनका कबीले के सरदार थे, उनको अपना छोटा भाई बनाया था और उसको एक रियासत देके उनको महाराणा का टाइटल दिया था। तो अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि महाराणा प्रताप किसी जाति, धर्म, समुदाय, प्रांत के नहीं बल्कि पूरे भारत का नेतृत्व करते हैं। अगर वो नहीं होते तो हम आज भी ईरान, इराक जैसे हो गए होते। और मैं सभी टीचरों से गुजारिश करना चाहता हूं कि हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को ऐसी कहानियां सुनाएं ताकि उनके अंदर जब वो बड़े अफसर बन जाएं तो वो सिर्फ करप्टेड और अफसर ना बने, उनके अंदर देशभक्ति हो, वो देश को कुछ ऐसा करके दिखाएं ताकि वो अगर आईएएस ऑफिसर बने तो उनके अंदर एक ईमानदारी हो, एक देशभक्ति हो। तभी हम जो है दुनिया में ऊपर उठ सकेंगे और हमारा देश जो है महान बन पाएगा। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।